नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर होता है। उसमें भारत को एक ऐसा सीक्रेट पता चलता है जो भारत सरकार को हिला करके रख देता है, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधे 1999 के करगिल वॉर से भी जुड़ा होता है। दोस्तों, टीम मोदी तभी ठान लेती है कि अब इसे लागू करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर ये सीक्रेट ब्लूप्रिंट लागू हो जाता है तो महज 48 घंटों के अंदर ही भारत की सेना पाकिस्तान का पूरा नक्शा पलट देगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट थी जिसने रातों रात प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को भारतीय सेना के इतिहास का सबसे बड़ा रेड बटन दबाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अचानक अपने थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर के लिए लखनऊ, जयपुर और तिरुवनंतपुरम जैसे 3 शहरों को ही क्यों चुना है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा खौफनाक रणनीतिक जाल बिछाया जा चुका है जिसके अंदर घिर करके चाइना की पीएलए अब तड़पने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की 5000 सैनिकों वाली मिनी आर्मी यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ने अचानक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसी कौन सी पोजीशन ले ली है जिसकी रिपोर्ट मिलते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स के अंदर इमरजेंसी अलर्ट जारी करना पड़ गया है। दोस्तों, आज हम भारतीय सैन्य इतिहास के उस सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन और पैराडाइम शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक की नींदें उड़ा रखी हैं। ये सिर्फ सेना की वर्दी या कमांड बदलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के उस खौफनाक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की जिसे अब तक सिर्फ कागजों पर माना जाता था, लेकिन अब उसे जमीन पर उतारा गया है। दोस्तों, रिटायर होने से ठीक पहले पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को जो आखिरी दस्तावेज सौंपा था उसमें कुछ ऐसे मामले दर्ज हैं जिसने भारत की पूरी वॉर डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए पलट करके रख दिया है। दोस्तों, 21 मई को जब जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला तो उनका भी पहला टारगेट एकदम से क्लियर था, भारत को दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज की लीग में खड़ा करना जहां सेनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल थिएटर कमांड के अंडर काम करती हैं। लेकिन इस बदलाव के पीछे का असली सच क्या है और ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे भारत को यह खौफनाक पहल उठाने पर मजबूर किया है, ये समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर कोई आम मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी। ये वो टाइम था जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे नेक्सस को इंटरसेप्ट किया जिसमें चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ एक 2 फ्रंट वॉर की रिहर्सल कर रहे थे। उस टाइम दोस्तों, चाइना की पीएलए पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रही थी बल्कि एलएसी पर भारत को उलझा करके एलओसी के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक विंडो क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, इसी वॉर स्ट्रेटेजी की डिकोडिंग से हमारे साउथ ब्लॉक के अंदर खलबली मच गई। भारत का पुराना सिस्टम जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी अपनी 17 अलग अलग कमांड्स के अंदर काम करती हैं, इस नए खतरे का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। युद्ध के समय के अंदर टाइमिंग ही सब कुछ होती है। और दोस्तों, अगर आर्मी को एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का कवर चाहिए तो पुरानी व्यवस्था में इसके लिए एक लंबी कागजी और प्रशासनिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फाइलें रक्षा मंत्रालय के बाबुओं से होकर के गुजरती हैं। दोस्तों, हमने इसका खामियाजा 1962 के अंदर देखा भी है जब हमारी वायुसेना को युद्ध में कोई टास्क ही नहीं दिया गया था, जबकि वो बहुत ही कैपेबल थी। इसके बाद भी दोस्तों, हमारी सेनाओं के अंदर कोऑर्डिनेशन की भारी कमी और आपसी खींचतान लगातार बनी रहती है। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि थिएटर कमांड असल में काम कैसे करेगी और क्यों इसे भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो दोस्तों, भारत अपने पूरे सैन्य ढांचे को सिर्फ 3 थिएटर कमांड्स के अंदर समेटने जा रहा है। पहला है नॉर्दर्न थिएटर कमांड जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जा रहा है। इसका इकलौता फोकस चाइना और तिब्बत का बॉर्डर होगा। दोस्तों, इस कमांड का नेतृत्व सीधे तौर पर इंडियन आर्मी के एक 4 स्टार जनरल के पास में होगा।
लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों तक अगर पीएलए कोई भी हिमाकत करती है तो लखनऊ में बैठा थिएटर कमांड बिना दिल्ली की परमिशन का इंतजार किए आर्मी की माउंटेन स्ट्राइकोर्स, एयरफोर्स के राफेल स्क्वाड्रन और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स को एक ही सेकंड के अंदर फायर करने का ऑर्डर दे सकेगा। अब दोस्तों दूसरा जो थिएटर कमांड है वो है वेस्टर्न थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर राजस्थान के जयपुर के अंदर होगा। ये कमांड खासतौर पर पाकिस्तान का इलाज करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका नेतृत्व इंडियन एयरफोर्स के पास में रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर पाकिस्तान कश्मीर या फिर पंजाब बॉर्डर के ऊपर कोई भी टेरर लॉन्च पैड एक्टिवेट करता है या फिर बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा बढ़ता है तो जयपुर से संचालित ये कमांड कुछ ही मिनट्स के अंदर जैगुआर और सुखोई फाइटर जेट्स के साथ में जमीन पर टैंकों का ऐसा तूफान खड़ा करेगी कि रावलपिंडी को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर है तीसरा कमांड, वो है मैरीटाइम थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर होगा। दोस्तों इंडियन नेवी की लीडरशिप वाली ये कमांड पूरे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर राज करेगी। अगर आज चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भारत पर हमला करते हैं तो भारत का ये मैरीटाइम थिएटर कमांड चंद ही घंटों के अंदर मलक्का स्ट्रेट, बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चाइना की पूरी सप्लाई चेन को चौक कर सकता है। चाइना का 80% तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर के गुजरता है। दोस्तों तिरुवनंतपुरम में बैठा कमांडर अंडमान निकोबार से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन को ऐसा ब्लॉक करने का ऑर्डर देगा कि चाइना की इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों के अंदर घुटनों पर आ जाएगी। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये सब क्या अचानक हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे बदलाव के पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की सख्त राजनीतिक इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का वो रणनीतिक दिमाग है जिसने भारत को डिफेंसिव मोड से निकाल करके ऑफेंसिव डिफेंस मोड के अंदर खड़ा कर दिया है। दोस्तों एक वक्त था जब भारत मार खाने के बाद में जवाब देने की नीति के ऊपर चलता था, लेकिन दोस्तों उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए डोभाल डॉक्ट्रिन ने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया कि नया भारत घर में घुसता भी है और फिर मारता भी है। मोदी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के जाल को तोड़ते हुए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए का गठन किया है, जिसका सीधा मकसद था कि सेना के फैसलों के अंदर इन बाबुओं का दखल खत्म हो और सीधे मिलिट्री कमांडर्स को पावर मिल जाए। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान में अचानक इतनी बौखलाहट इस कमांड्स को लेकर के क्यों है? तो दोस्तों जो पाकिस्तान की मीडिया में और वहां के थिंक टैंक्स के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का नया वेपन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी कि आईबीजीज। दोस्तों 1 जुलाई 2026 को भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत 5 नए आईबीजी तैनात करने की खबर को जैसे ही कंफर्म किया, पाकिस्तान के डिफेंस हेडक्वार्टर्स के अंदर हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स बिलाल खान ने तो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी दे डाली कि भैया अगर पाकिस्तान ने भी तुरंत ऐसे आईबीजीज नहीं बनाए तो जंग के मैदान में पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन आईबीजीज को जानना भी बेहद जरूरी है कि ये है क्या वाला। तो दोस्तों आसान भाषा के अंदर समझे तो एक मिनी आर्मी ये है। पुराने सिस्टम के अंदर एक पूरी कोर जिसके अंदर लगभग 1 लाख सैनिक होते हैं, उसे मोबिलाइज करने, उसे बॉर्डर तक पहुंचाने के अंदर हफ्तों लग जाया करते थे या महीने भी लग सकते थे। साल 2001 के अंदर संसद हमले के बाद में जब भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था, तब भारतीय सेना को बॉर्डर तक पहुंचने के अंदर ही 25 दिन लग गए थे। इस देरी का फायदा उठाकर के पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप किया, अमेरिका और यूएन के जरिए भारत पर भारी कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों आज तक पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी इस बात पर डिपेंडेंट करती आई है कि भारत धीमी गति से रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन दोस्तों अब ये आईबीजीज पाकिस्तान के इसी गुरूर को चकनाचूर करने का काम करने वाले हैं। आईबीजी में सिर्फ पैदल सैनिक ही नहीं होते हैं, ये करीब 5000 सैनिकों का एक ऐसा सेल्फ सस्टेन्ड ग्रुप होता है जिसके अंदर इन्फेंट्री होती है, आर्टिलरी होती है, आर्म टैंक्स होते हैं, एयर डिफेंस यूनिट्स होती हैं, कॉम्बैट इंजीनियर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ड्रोन्स और मेडिकल यूनिट भी इनके साथ में होती है। मतलब पूरा का पूरा कॉम्बो पैक होता है। इन्हें बॉर्डर तक पहुंचने में हफ्ते या फिर दिन नहीं बल्कि कुछ ही आवर्स लगते हैं। ये दोस्तों वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है जिसका खौफ अमेरिका से लेकर के चाइना तक सबको था।
अब अगर पाकिस्तान कोई आतंकी हमला करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में बचाव करने या फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल शुरू होने से पहले ही ये आईबीजी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अहम बेसेस, उनके ठिकाने, कम्युनिकेशन लाइंस को तबाह करके वापस भी लौट आएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का रोना जायज भी है, क्योंकि आज कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो भारत की तरह हाईटेक ड्रोन स्टॉर्म और एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क से लैस ऐसी मिनी आर्मी खड़ी कर सके। भारत की इकोनॉमी जहां आसमान छू रही है, वहीं पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऐसे में थिएटर कमांड और आईबीजी का ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं है। दोस्तों, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में भी जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, साल 1999 के करगिल वॉर के बाद में जब सुब्रमण्यम कमेटी यानी कि करगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसमें साफ लिखा था कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल की भारी कमी देखी गई है। अगर उस वक्त थल सेना और वायुसेना ने पहले ही दिन से मिलकर के ऑपरेशन चलाया होता तो हमारी कैजुअलिटीज रेट काफी कम हो जाती थी। इसके बाद में दोस्तों, साल 2016 के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर समिति ने पुरजोर वकालत की कि भारत को एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक ज्वाइंट थिएटर कमांड की सख्त जरूरत है। दोस्तों, साल 2020 के अंदर जनरल बिपिन रावत ने पहले सीडीएस के तौर पर इस विजन को जमीन पर उतारने का काम स्टार्ट किया। उन्होंने साफ कह दिया कि सेनाएं अब साइलोज में काम नहीं कर सकती हैं, अकेले अकेले काम नहीं कर सकती हैं। जनरल रावत के बाद में जनरल अनिल चौहान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा करके तीनों सेनाओं के बीच में जो आपसी मतभेद थे उनको सुलझाया, बजट को शेयरिंग के जो फॉर्मूले थे उनको तय किया और एक फाइनल ड्राफ्ट रक्षा मंत्री को सौंपा। और दोस्तों, अब जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य इसी ब्लूप्रिंट को हकीकत के अंदर बदलने जा रहे हैं। यह भारत के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं है, यह युद्ध की पूरी फिलॉसफी का बदलाव है। भारत अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ आगे बढ़ चुका है। आने वाले टाइम के अंदर जंग सिर्फ गोलियों और तोपों से नहीं बल्कि डेटा से लड़ी जाएगी। थिएटर कमांड के तहत आर्मी का ग्राउंड रडार, नेवी के जासूसी सैटेलाइट्स और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स रियल टाइम डेटा शेयरिंग करेंगे। अगर आर्मी का कोई जवान एलएसी के ऊपर दुश्मन का कोई बंकर देखता है तो वो सीधा डेटा एयरफोर्स के पायलट की स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा, जो पलक झपकते ही उस बंकर को लेजर गाइडेड बॉम्ब से उड़ा सकता है। दोस्तों, इसे कहते हैं ऑपरेशनल सिनर्जी, जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके जैसे सुपर पावर्स के पास में मौजूद है। दोस्तों, अब जरा एक संभावित युद्ध के परिदृश्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि चाइना और पाकिस्तान एक खुफिया समझौते के तहत भारत पर 2 फ्रंट वॉर थोप देते हैं। चाइना लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश करता है और उसी वक्त पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आर्टिलरी फायरिंग स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, पुराने सिस्टम में क्या होता है? अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पुराना सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है? दरअसल आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ दिल्ली में अलग अलग बैठकें करेंगे, रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लिया जाएगा, कागजी कार्रवाई होती रहेगी और सैनिकों को उसके बाद में बॉर्डर तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन जरा दोस्तों, थिएटर कमांड और आईबीजी वाले इस नए सिस्टम के अंदर क्या होगा? दोस्तों, जैसे ही रडार पर दुश्मन की हरकत डिटेक्ट होगी, जयपुर में बैठा हुआ वेस्टर्न थिएटर कमांड तुरंत अपनी आईबीजी को एलओसी पार करने का ऑर्डर जारी कर देगा। कुछ ही घंटों के अंदर भारत के टैंक्स पाकिस्तान की धरती पर होंगे। आसमान से एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस साथी राफेल जेट उन्हें कवर अप करेंगे। और दोस्तों, उसी टाइम पे जो तिरुवनंतपुरम के अंदर मैरीटाइम कमांड है, वहां पर कमांडर कराची पोर्ट की पूरी तरफ से घेराबंदी कर देगा, जिससे पाकिस्तान को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, उसे कोई मदद भी नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों, इसी वक्त तीसरा काम एक और होगा और वो होगा नॉर्दर्न कमांड की तरफ से। तो नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर है वो लखनऊ से ही चाइना की सीमा पर अपनी 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी कि ब्रह्मास्त्र कोर को एक्टिवेट कर देगा। चाइना के लॉजिस्टिक रूट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और ब्रह्मोस मिसाइलें पीएलए के कमांड सेंटर्स के ऊपर लॉक हो जाएंगी। दोस्तों, ये सब कुछ केवल 24 से लेकर 48 घंटों के भीतर हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मन को संभलने, बैकअप बुलाने या फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाकर के रोने तक का मौका नहीं मिलेगा। भारत की ये नई आक्रामक रणनीति इस बात का साफ संकेत है कि देश अब 2.5 फ्रंट वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से रेडी है। 2 फ्रंट यानी कि चाइना और पाकिस्तान, और हाफ फ्रंट यानी कि देश के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स, आतंकवादी और देश को तोड़ने वाली ताकतें।
दोस्तों भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो एक मोर्चे पर उलझ करके दूसरे मोर्चे को खाली नहीं छोड़ेगा। यह सब मुमकिन हुआ है भारत के स्वदेशीकरण यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से। आज भारत सिर्फ हथियार खरीद कर नहीं रह रहा है बल्कि बना भी रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से लेकर के तेजस फाइटर जेट्स, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और एडवांस ड्रोन्स तक भारतीय सेना अब विदेशी सप्लायर्स की मोहताज नहीं है। थिएटर कमांड तभी सफल होता है जब आपका अपना सुरक्षित संचार तंत्र हो। भारत ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स की रेंज इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि दुश्मन की हर हरकत हमारी स्क्रीन पर लाइव आती है। दोस्तों आज जब सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने इस थिएटर कमांड का फाइनल प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया की हर बड़ी खुफिया एजेंसी की नजर नई दिल्ली के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले के ऊपर अपनी आखिरी मुहर लगा देंगे उस दिन भारत का जियोपॉलिटिकल रुतबा हमेशा के लिए बदल करके रहने वाला है। भारत अब शांति की भीख मांगने वाला देश नहीं है। भारत अब अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करने वाला एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। जो देश कल तक हमें आंखें दिखाया करते थे वो आज हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी देख करके अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट और फिर चाइना की खामोशी, ये सब इस बात का सबूत है कि भारत का ये कदम सीधे निशाने पर लगा है। दोस्तों असीम मुनीर को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि अब भारतीय सेना से उलझने का मतलब सिर्फ युद्ध में हारना नहीं होगा बल्कि चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान का वजूद ही नक्शे से मिट जाना होगा। दोस्तों भारत का ये नया ढांचा सिर्फ सेना की जीत नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस विश्वास की जीत है जो ये मानते हैं कि भारत की सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, आक्रामक और अभेद्य हो चुकी हैं। अगर आपको भारत की इस नई महाविनाशक वॉर डॉक्ट्रिन और थिएटर कमांड की ये डीप डिकोडिंग अगर समझ में आई है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्कार।